नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हृदय दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हालांकि कुछ डिले हो गए हैं लेकिन होने वाला है। तो इसी क्रम में मैं लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला करके आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हिंदी 2020 का पेपर आज लेकर के मैं आ गया हूं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं 2020 में। आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को धार दीजिए। पहला प्रश्न है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो काव्य को दो भागों में बांटा जाता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। क्या? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, यानी आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। इसमें सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पठन का अर्थ है। तो पठन का अर्थ क्या होता है? सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों सही होते हैं। आ और बा इसमें दोनों सही हो जाएगा। सा ऑप्शन इसमें भी सही होगा। मौन वाचन का उद्देश्य है। तो मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? वाचन गति का विकास करना, यह भी सही है। पठित सामग्री का अधिग्रहण करना, यह भी सही है। तो आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। अब देखिए पूछने का तरीका क्या है, बहुत जबरदस्त तरीका है। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से यानी प्रारंभ से निकल करके, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा असत्य, इसमें यही कहा गया, ध्यान से गौर से इसको समझिएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है, वह कहलाएगा उपसर्ग। वह कहलाएगा उपसर्ग। अगर आप राजन सीरीज में देखते हैं तो उसमें बा ऑप्शन दिया गया है, यानी प्रत्यय दिया गया है। प्रत्यय इसमें नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। आदि आदमिन सोता प्रारंभ, तो प्रारंभ में क्या है? आ ही लगा हुआ है। असत्य माने झूठ होता है। अगर यह आ निकल जाए, आ को अगर निकाल दिया जाता है तो यह बन जाएगा सत्य, यानी सच बन गया सत्य। तो अर्थ परिवर्तित हुआ ना, आदि से निकला ना, तो वह उपसर्ग कहलाएगा, ना कि प्रत्यय। तो इसमें आ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपसर्ग होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। बा इसमें सही हो जाएगा। समास किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। समास से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलकर मिला करके समास बनता है। जैसे 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 एक एग्जाम्पल लिखते हैं समास क्या है। जैसे लिखा गया, राजपुत्र, इन दोनों को जोड़ा गया, है ना। तो दो शब्द हैं, राज हो गया, एक पुत्र हो गया, दोनों को मिलाकर के बनता है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। अब यह कहलाएगा समास। और जो राजपुत्र शब्द बनेगा वह समस्त पद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मौखिक लेखन किसे कहते हैं? मौखिक लेखन किसे कहते हैं? अपने विचारों को बोलकर या सुनकर लिखित रूप में व्यक्त करना ही मौखिक लेखन कहलाता है। विचारों को बोलकर या सुनकर लिखित रूप में व्यक्त करना ही मौखिक लेखन कहलाता है। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले उसे ही लिंग कहते हैं। जैसे सीता, यह स्त्रीलिंग है। और रोहन, रोहन पुल्लिंग है। गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है? तो गद्य में अलंकारों का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि पद्य में अलंकारों का इस्तेमाल होता है। दूसरा है, गद्य को गायन रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, और जबकि पद्य को गायन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर?
तो गद्य और पद्य में यही अंतर होता है। काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? काल की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाता है। जिसका अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जैसे जैसे रोहन घर जाता है। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि रोहन घर जा रहा है ना। रोहन घर जाता है, इसका अर्थ आपको समझ में आया। लेकिन इन्होंने एक देखिए एक शब्द इस्तेमाल किया, सार्थक समूह। तो ये सार्थक इसका अर्थ निकला। लेकिन घर, खाना पड़ता। चलो मैं और थोड़ा दूसरा लिख देता हूं, ये नीचे लिखा नहीं जा रहा है। जैसे दूसरा लिखा गया है, घर, खाना गाता था। इसका कोई अर्थ समझ में आ रहा है क्या? घर खाना गाता था, कोई अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं ना। तो यह वाक्य कहलाएगा क्या? नहीं। सार्थक जो होगा, अर्थ जिसका निकलता है, यहां ध्यान दीजिएगा, सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वही वाक्य कहलाता है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष से होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो पहला पद और उत्तर पद क्या होता है? पहला पद देखिए जैसे लिखा गया है, दूसरा उदाहरण में ले रहा हूं, कमल नयन। कमल नयन, तो पहला पद हो गया कमल और दूसरा पद हो गया नयन। तो ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। नील कमल, पहला पद हो गया नीला और दूसरा हो गया कमल। पीतांबर, पीला अंबर यानी पीला वस्त्र। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है? तो कहानी या कथा सुनाकर शिक्षक निम्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। क्या हो सकते हैं? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। एकाग्रचित करने का तरीका होता है कहानी सुना करके। बच्चों को भाषा सीखने में मदद करना। बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत विकसित करना। बच्चों में अन्य संस्कृतियों के प्रति समझ, सम्मान और प्रशंसा विकसित करना। बच्चों को जीवन के बारे में, अपने बारे में और दूसरों के बारे में सिखाना, यह कहानी शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो वाचन के दोषों को निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है। बार बार अभ्यास कराकर ठीक ठीक उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। बार बार अभ्यास कराकर ठीक ठीक उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा है, अशुद्ध बोलने वाले बच्चों को शुद्ध बोलने वाले बच्चों के साथ बिठाना चाहिए। शीघ्रता से बोलने वाले और अस्पष्ट बोलने वाले बच्चों को रोक कर धीरे धीरे बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर बच्चों की शारीरिक रूप से कोई समस्या है तो चिकित्सीय सलाह लेकर उसका इलाज कराना चाहिए। इस प्रकार से आप वाचन के दोषों को दूर कर सकते हैं। औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। औपचारिक पत्र यानी पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र, दूसरा होता है औपचारिक पत्र। दो तरह के होते हैं। औपचारिक पत्र तीन तरह के होते हैं, इनमें भी बांट दिया गया है। पहला होता है प्रार्थना पत्र, दूसरा होता है कार्यालयी पत्र और तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र।
तो आइए देखते हैं पहले प्रार्थना पत्र क्या है। इन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है। अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के विषय में लिखे गए पत्र प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय पत्र क्या है? ये पत्र कार्यालय कार्य हेतु लिखे जाते हैं। यह सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्य को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी आदि कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यालय पत्र मतलब किसी कार्यालय को लिखे जाते हैं। और ये व्यावसायिक पत्र क्या है? व्यवसाय में सामान खरीदने, बेचने तथा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो तीन तरह के औपचारिक पत्र होते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है कार्यालय पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन है? कौन कौन से साधन है? तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन है यह हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है पत्र लेखन, पत्र लेखन। दूसरा है कहानी लेखन, तीसरा है निबंध लेखन, चौथा कविता लेखन, पांचवा नाट्य लेखन। तो ये पांच तरह के अभिव्यक्ति के माध्यम हैं जो लिख करके बताए जाते हैं। तो पत्र लेखन में क्या होता है? लिखित अभिव्यक्ति में पत्र लेखन विचारों और भावनाओं को लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है। पत्र लेखन दो लोगों के बीच संवाद का एक माध्यम है। कहानी लेखन, लिखित अभिव्यक्ति में कहानी लेखन घटनाओं का अनुक्रम बताने वाली रचनात्मक प्रक्रिया है। निबंध लेखन क्या है? निबंध लेखन एक कला है जो हमें अपने विचारों और विचारधाराओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की सीख देती है। कविता लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विशिष्ट भावनाओं या विचारों को रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर सकता है। नाट्य लेखन लिखित अभिव्यक्ति का एक रूप है। यह कहानी कहने का एक रोमांचक तरीका है। नाटक लेखन में पात्रों, संवादों और कथानक को मंच पर जीवंत किया जाता है। रंगमंच पर जीवंत किया जाता है नाट्य लेखन में। वाक्य संरचना की क्या विशेषताएं हैं ये बताना है कि वाक्य संरचना की विशेषताएं क्या होती हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वाक्य में विषय, विधेय और कभी कभी वस्तु का होना जरूरी होता है। पहला तो ये हुआ। वाक्य के शब्दों का क्रम निश्चित होता है। वाक्य में प्रयुक्त संयोजक शब्दों का इस्तेमाल वाक्य के विषय को समझने में मदद करना चाहिए। वाक्य का पहला शब्द बड़े अक्षर से लिखा जाता है। वाक्य का अंत विराम चिन्ह से होता है। वाक्य में विषय और क्रिया एक वचन या बहुवचन में होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संदेश अभिव्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य से कोई ना कोई भाव अवश्य प्रकट होता है। तो वाक्य संरचना की ये सारी विशेषताएं हैं। इनमें से आप 3, 4, 5 लिख करके आएंगे ना तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो ये थे आज के प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।